कि मकोका के प्रोविज़न भी यहाँ पे हम नो करेंगे। जो इसमें मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्टर्स है, स्टोरर है, सेलर है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम खाते हैं कि उसको प्रोटीन मिले और हमें तो ट्रांस फैट और फैट मिल रहा है। आप बड़े फूड माफिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं जो निजी संस्थानों में है या सरकारी संस्थानों में है? तो जो कार्रवाई करने जा रहा हूँ आपको बताऊंगा, तो कार्रवाई कैसे हो पाएगी। कहा जाता है कि अगर एक अफसर अपने कार्य को पूरी तन्मयता से करे तो उसके नतीजे जरूर आते हैं। महाराष्ट्र एफडीए के मौजूदा कमिश्नर तुकाराम मुंडे इन्हीं अफसरों में गिने जाते हैं जो पिछले 2 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन में है। और यह एक्शन चल रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ। दूध के मिलावटखोर हों या फिर नकली खाद्य पदार्थ के, होटल व्यापारी हों या फिर ऐसे उत्पादक जो गुटखे का उत्पादन कर रहे हैं, हर जगह तुकाराम मुंडे का एक्शन चल रहा है। और इस एक्शन में अब तक 3,300 से ज्यादा संस्थानों पर रेड हुई है, 550 से ज्यादा एफआईआर हुई है और 750 से ज्यादा मिलावटखोर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तुकाराम मुंडे, जिन्होंने सबसे पहले एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर या मिलावटी पनीर जो होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की है और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान रखा है। तुकाराम मुंडे, जिन्होंने गुटखा बेचने वालों के खिलाफ मकोका कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान बनाया है, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मुंडे साहब, सबसे पहले आप बताएं कि जिस तरह से आपकी ये कार्रवाई चल रही है, खास करके मिलावटखोरों पर, उसको लेकर क्या कहना चाहें? अभी भी अगर गुटखा मार्केट में मिल रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उतने सख्त तरीके और सख्त कानून अपनाना पड़ेगा। उस हिसाब से ये डिसाइड किया गया है कि मकोका के प्रोविज़न भी यहाँ पे हम नो करेंगे। जो इसमें मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्टर्स है, स्टोरर है, सेलर है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मैन्युफैक्चरर तो लगभग महाराष्ट्र में नहीं है। कभी कहीं हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हम का एक्शन भी लेते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में अकोला में हमने ऐसा ही फैक्ट्री पाया गया, उन पर हमने एक्शन ले लिया। तो इसी की वजह से मकोका का उसमें प्रावधान किया गया है, उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये सच है कि 2-2.5 महीने, 25 मई से 31 जुलाई तक लगभग हमने इसमें 700 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं। इसका एक रीज़न ऐसा है कि सिर्फ फसाई के प्रोविज़न हमने जो सेक्शन है वो न डालते हुए उसके साथ बीएनएस के भी प्रोविज़न हमने डालना इन्हों करना शुरू कर दिया है, सो दैट उनको पनिशमेंट हो और ये डेटरेंस क्रिएट हो कि जो प्रोहिबिटेड आइटम महाराष्ट्र में ना ट्रांसपोर्ट किए जाए, ना स्टोर किए जाए, ना सेल किए जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ पे होता है, एडवर्सली होता है। इसी की वजह से जो सख्त निर्णय हमने लिया। दूसरी बात आपने की कि अनालॉग पनीर के बाद, अनालॉग पनीर के बारे में बातें काफ़ी हो चुके हैं, डिस्कशन काफ़ी हो चुका है। इसके बेसिक में हम जब गए तो हमें पता चला कि पनीर क्या है। पनीर बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्ट है और अनालॉग पनीर क्या है, तो उसका सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट नॉन मिल्क प्रोडक्ट की तरह से अगर बनाया जाए और उसको पनीर किसी भी चीज़ में नाम से, अनालॉग बोलो या और कुछ नाम बोलो, असली नकली बोल सकते हैं। तो यस, आप अगर नकली तो लिखते नहीं कोई, उसको तो अनालॉग पनीर बोलते हैं, नकली पनीर तो कोई बोलता नहीं है। अब नकली पनीर बोलेंगे तो लोग खाना थोड़ा कम करेंगे। लेकिन अनालॉग पनीर तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि नहीं, किस ना किस तरीके ये तो पनीर है। जब आप पनीर का नाम यूज कर रहे हो और उसमें नॉन मिल्क इंग्रेडिएंट है, तो इट इज अ मिस नेम और व्हाट वी कैन से नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। उसमें पार्टली नॉन डेयरी हो, फुल्ली नॉन डेयरी हो। और जब हमने इसका अध्ययन किया तो लास्ट 1 साल में 25-26 साल अगर माना जाए तो उसमें जितने भी हमें सैंपल लिए और टेस्ट किए, उसमें से लगभग 35% सैंपल वो अनसेफ या सबस्टैंडर्ड आ गए। और जब ये आते हैं तो उसमें हमें क्या पाया गया, तो फॉरेन बॉडीज, पर्टिकुलरली जो हम पाम ऑयल या चर्बी जो बोलते हैं उसमें पाई गई, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो अब हम खाते हैं कि उसको प्रोटीन मिले और हमें तो ट्रांस फैट और फैट मिल रहा है, तो उससे ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो ये थिंकिंग थी। उसके बाद उसका जैसे अध्ययन किया, उसमें पता चला कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में इस पर डिस्कशन हुआ है, उसमें भी ये कंसेंसस आ गया कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो हमने ये तय किया कि क्योंकि एज पर द फसाई एक्ट सेक्शन 30 के हिसाब से फूड सेफ्टी कमिश्नर को ये अथॉरिटी है कि अगर कुछ आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोहिबिट करना है पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्लेस के, वो अथॉरिटी फूड कमिश्नर को रहती है।
वो प्रावधान का यूज करते हुए हमने 30 जुलाई को 2026 को इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ एनालॉग और नॉन डेयरी पनीर हमने प्रोहिबिट किया है और दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसीलिए ये तय किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी चालू हो गया तो है। अगर आसान या सिंपल भाषा में समझें जो आम जनता की, तो एनालॉग पनीर नाम की अब कोई चीज महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी और जो बेचेगा उसको क्या सजा होगी सर? सी उसमें 6 महीने से लेके ऊपर तक प्रावधान है। अगर वो प्रोहिबिटेड आइटम है तो सेक्शन 30 के हिसाब से कार्रवाई होगी। फसाई का एक्ट का जहाँ भी जरूरत हो सेक्शन 59, अगर जहाँ इनोक होता है, जहाँ जहाँ अनसेफ पाया जाता है वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सेक्शन 51, 52 के हिसाब से फाइन भी है। तो ये सब प्रोविजन होंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर ये प्रोहिबिटेड है और ये प्रोडक्शन वाला है, उसके साथ ट्रांसपोर्ट भी मिला हुआ है, कोई अगर सेल कर रहा है और उसका कोई नेक्सस मिलता है तो इट कम्स अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम आल्सो। तो सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस का भी हम यूज करेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी मकोका भी आ गया उस पे तो अगर वो ज्यादा होता है, उसका प्रूव होता है कि मकोका के प्रोविजंस उसमें अगर लागू होते हैं तो उसका भी हम सोचेंगे। सर आपने काफी सर्च किया, काफी रेड्स किया है पूरे महाराष्ट्र में। दूध एडल्ट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपयोगी चीज है, अगर घर घर की बात करें, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे 1/4 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर दूध ना आता हो। अब तक आपने क्या रेड किया और रेड करने से क्या पाया कि क्या संगठित कोई गिरोह दूध नेक्सस में काम कर रहा है, एडल्ट्रेशन दूध के मिलावट में काम कर रहा है? ये पाया गया। बीच में हमने काफी इसमें सर्च किया, इंटेलिजेंस गैदर किया, उस पर एक्शन लिया। हमें पाया गया है कि अडल्चरेशन मल्टीपल लेवल पे होता है और अडल्चरेशन तक तो उसके आगे भी जा चुके हैं कि ये पैरेलल मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम सिंथेटिक मिल्क बोले या केमिकल मिल्क को, इस हिसाब से काम किया जाता है, जिसमें स्किम मिल्क पाउडर के साथ केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं, उसमें कॉस्टिक सोडा भी यूज किया जाता है और इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं। इसका मिक्स करके उसका प्रोडक्शन किया जाता है पैरेलली या मिक्स करके, जो नॉर्मल मिल्क है उसमें मिलावट भी होती है और वो सेल किया जाता है। तो इसका हमने रैकेट पकड़ा, उसमें ऑलमोस्ट 26 लोग मिले, 13 लोगों को अरेस्ट भी हुआ है और वो कुछ डेयरी को, मिल्क कलेक्शन सेंटर को या कुछ फार्मर उसमें इन्वॉल्व हमें मिले। एक स्किम मिल्क पाउडर उसके सर्व करता था, दूसरा उसका केमिकल फार्मूला बना के वो एडवाइस देता था। दोनों मिला के फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास जाते थे, मिल्क बिजनेस ऑपरेटर के पास, और उनको ये मदद करते थे और इस तरीके से रैकेट चल रहा था। तो उसको हमने अनअर्थ किया, उस पर कार्रवाई की, एफआईआर हुआ और उसका आगे वाला इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो सर सबसे ज्यादा मिलावट आपको कहाँ नजर आई? पूरे महाराष्ट्र के 37 जिलों की अगर हम बात करें, 36-37 जिलों की, सबसे ज्यादा मिलावट दूध में, घी में, पनीर में या फिर तेल में या फिर ऐसा एक जिला या एक प्लेस ऐसा नहीं बोल सकते, ये अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। ये आप देखेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, वहाँ पे नासिक बेल्ट में है, तो वहीं पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो ये जो रैकेट मिला हमें वहीं पे मिला, हालांकि दूसरे जिले में मिला, तो ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिला या पर्टिकुलर प्लेस में मिला। ये अक्रॉस है बट उसका मात्रा कम ज़्यादा है। तो अभी त्योहार भी आ रहे हैं, अगस्त महीना, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, ये पूरा त्योहार का महीना है और गणेश उत्सव, नवरात्रि और उसके पहले दही हंडी, सारे त्योहार हैं। तो उसमें मिठाइयाँ बिकती हैं, खूब बड़ी मात्रा में दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं वो बिकते हैं। आपको आगे आपका क्या रणनीति है, किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में? जैसे बोला कि मिल्क प्रोडक्ट के बारे में, जैसे हमने मिल्क पे कार्रवाई की वैसे मिल्क प्रोडक्ट पे कार्रवाई की, जैसे मिठाई हो, बाकी की चीज़ हो, इस पर भी कार्रवाई की। उसमें अराउंड लगभग 450 से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने इंस्पेक्शन किए, उसमें भी कुछ लाइसेंसेस सस्पेंड हुए, फाइन भी हुआ है, कुछ 1-2 एफआईआर भी उसमें हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो टेम्पल्स हैं वहाँ जो स्वीट्स बेचते हैं उसके ऊपर भी हमने सीज किया है, डिस्ट्रॉय किया है, वो चाहे शिरडी हो या बुल्ढाना में उधर भी हो, ये सब जगह पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल्क हो रहा है, मिल्क प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोहिबिटेड आइटम हो रहे हैं, होटल हो रहा है, सभी जगह पे कार्रवाई हो रही है जहाँ क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी अवेयरनेस भी बढ़ गया है, हमने लोगों को एम्पावर भी किया है, हमने जो कंप्लेंट्स का पोर्टल किया है उस पर भी कंप्लेन आ रही है, टोल फ्री नंबर दिया उसी पे आ रही है, हमारा इंटेलिजेंस भी है। ये सब मिला के हम जो हाई रिस्क है, सबसे अनसेफ फूड जहाँ भी मिल रही है, बेचे जा रहे हैं, वो टॉप प्रायोरिटी लेके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो त्योहार में कुछ खास आपका मिशन है? त्योहार में कुछ, क्योंकि त्योहार के टाइम हम जनरली भी वैसे भी एक मिशन लेते हैं,
जो त्यौहार होता है, जिस टाइम जिस तरीके फूड आइटम्स वहाँ पे परचेस किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो हम फोकस करते हैं। तो उस हिसाब से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स उस टाइम पे फोकस किए जाएंगे। इस बार और ज़्यादा तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन हमारा पहले से ही चल रहा है, अवेयरनेस बढ़ भी गया है, तो कंप्लेंट्स भी आएंगे और हमारा वॉच भी ज़्यादा रहेगा। सर, आपने मुंबई के कई क्लबों पर कार्रवाई की जो ऐसे हाई प्रोफाइल क्लब थे जहां पर कोई अब तक जा नहीं पाया, जिसमें क्रिकेटर हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं, बड़े बड़े नेता उसके अंदर मेंबर्स हैं, 25 लाख 50 लाख उसकी मेंबरशिप फीस है। मैं क्लबों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने कार्रवाई की। उसको लेकर कुछ ऐसी भी बात आई हाई कोर्ट में कि आप सरकारी जो तंत्र है या सरकारी जो व्यवस्था है वहां पर कार्रवाई करने में कतराते हैं, और जो निजी संस्थान है, निजी 5 स्टार 4 स्टार होटल है, वो कोर्ट तक पहुंच गए आपके अगेंस्ट में या एफडीए के अगेंस्ट में, और उनका कहना है कि ज्यादा कार्रवाई जो है निजी संस्थानों पर हो रही है। ये एक आरोप लगाया। नहीं, आप डेटा अगर देखें तो ऐसा नहीं है। हमारा डेटा बताता है कि हम गवर्नमेंट में भी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी कार्रवाई की, उसके भी लाइसेंस सस्पेंड किए, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए, प्राइवेट है वहाँ भी इंस्पेक्शन किए, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट नोटिस या सस्पेंशन किया है। सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़ा या छोटा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, मुंबई हो या नागपुर हो, संभाजीनगर हो या पुणे हो, सोलापुर हो या भीड़ हो, इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। हालांकि जहाँ जहाँ ऑफिसर्स कम है तो वहाँ कार्रवाई कम हुई होंगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा होती होंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट अगर देखें तो अपने मुंबई एमएमआर रीजन, पुणे रीजन, नासिक रीजन, यहाँ पे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट है। ऑफकोर्स इंस्पेक्शन वहाँ ज़्यादा होगा, आसपास वहाँ पे ज़्यादा कार्रवाई होगी। वो आपको फैक्चुअल पोजीशन क्या है इस पर अगर जाके देखा और हमारा एक्शन का डेटा, तो वो प्रोपोर्शनल में आपको मिलेगा। तो क्लबों में जब आप कार्रवाई करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ऊपर से कॉल भी आते होंगे कि ये कार्रवाई आप रोक दीजिए या वो कार्रवाई रोक दीजिए। कितने कॉल्स अब तक आए हैं सर आप? ना, मुझे इस बारे में कौन सी कार्रवाई करो या मत करो, इसके बारे में एक भी फोन नहीं आया अभी तक। तो मतलब कोर्ट तो ये कह रही है कि मंत्रालय में जो आप इंस्पेक्शन करने गए थे, आपकी जो टीम गई थी, उन्होंने अपने अधिवक्ताओं की टीम भेजी, एडवोकेट्स की एक टीम बना के भेजी कोर्ट ने, और वहां पर पाया कि आपने जो साफ सफाई पाई वहां पर उनको गंदगी नजर आई। वो तो अभी कोर्ट में मैटर है, ये तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जब ऑफिसर जाता है, इंस्ट्रक्शन यही है कि आप मेरिट पे जाए, जो फैक्चुअल है पोजीशन उसमें बताए, और उसी हिसाब से कार्रवाई होगा। सर, क्या कोई बड़े फूड माफिया के खिलाफ आपकी कार्रवाई चल रही है जो इन प्रोसेस है, जो आगे, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाकेदार होती है, तो कुछ ऐसा आप बड़े फूड माफिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं जो निजी संस्थानों में है या सरकारी संस्थानों में है? मैं जो कार्रवाई करने जा रहा हूँ आपको बताऊंगा, तो कार्रवाई कैसे हो पाएगी। बिल्कुल। तो सर, आप ये बताएं कि अभी जो आपका आगे का प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है इस त्योहार के बाद, त्योहार के आसपास, वो क्या प्लान ऑफ एक्शन है? तो जैसे मैंने बताया कि जब भी त्यौहार होता है, कौन सा भी त्यौहार होता है, तो उस टाइम जो कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, वो इस्टेब्लिशमेंट हम ज़्यादा वॉच रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सैंपल्स लेते हैं। इस बार इंटेलिजेंस और विजिलेंस ज़्यादा बढ़ेगा, एक्शन और इंस्पेक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे, और वायलेटर्स है उनको कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी इसमें स्वीट्स है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट है, त्यौहार में ज़्यादा खाए जाते हैं, उसमें ऑयल के आइटम यूज़ होता है, जैसे कि आप लड्डू बना रहे हो तो उस ऑयल में यूज़ होता है। अभी तक ऑयल पे इतने ज़्यादा कार्रवाई मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी तक होटल, रेस्टोरेंट, डेयरीज, प्रोहिबिटेड आइटम, स्कूल का भी काम चल रहा है। तो नेक्स्ट इसमें हम ऑयल का भी काम ले रहे हैं, और हम उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पे जो ऑयल इंडस्ट्री है, रीयूज़ ऑफ ऑयल होता है, वो हम अलाउड नहीं है, रुको RUCO जिसको बोलते हैं, उसके गाइडलाइन भी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। दूसरा स्पाइसेस, ये फेस्टिवल में काफ़ी यूज़ होते हैं, उस पर भी हमारा ज़्यादा काम रहेगा। तो ये दो इमीडिएटली जो फेस्टिवल के सीज़न पे इस पर काफ़ी ज़्यादा काम होगा। सर, स्कूलों से एक बात आई कि 50 मीटर के दायरे में कोई भी खाद्य पदार्थ जो अनहेल्दी खाद्य पदार्थ हो, या कैंटीन में भी जो अनहेल्दी खाद्य पदार्थ हो, आपने बच्चों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि वो अगर हेल्दी रहेंगे तो आने वाला भारत बहुत ज्यादा हेल्दी बनेगा। तो उसके बारे में एक बार अपने दर्शकों को आप बताएं कि वो आपकी परियोजना क्या है? ये स्कूल में जो होता है कि हमारा फसाई का 2020 का रेगुलेशन है कि जिसको हम सेफ फूड से जो बोलते हैं फूड इन स्कूल्स, उसके रेगुलेशन से गाइडलाइन है, उसको बैलेंस फूड्स एंड बैलेंस डाइट्स इन स्कूल चिल्ड्रन, फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ये जो है वो 2020 में आया है, 2021 से उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू है। अभी हमने जो कंप्लायंस ऑर्डर इशू किया है उसमें ये बताया गया है कि ऑल स्कूल्स विल फॉलो इट, और 50 मीटर के दायरे में स्कूल के बाहर वहाँ पे HFSS जो बोलते हैं, हाई फैट सॉल्टी और शुगर आइटम्स जो ना बेचे जाएंगे, ना उसको प्रोपेगेट किया जाएगा,
ना वहाँ पे सेल किया जाएगा। करेक्ट। तो ये वहाँ पे है। इसका रीज़न ये है कि HFSS जो प्रोडक्ट है, दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स वेरी एडवर्सली। उसके ग्रोथ पे भी डेवलप होता है, प्रॉब्लम होता है, उनके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट जो डेवलप होना, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। और हम जो प्रॉब्लम पाए गए हैं, जो फैट बढ़ना है, वेट गेन करना है, ब्लड प्रेशर है, बाकी के जो NCDs कॉमन टर्म्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो ग्रो होता है। वो अवॉइड करने के लिए ये रेगुलेशन 2020 में आया है। अभी कंप्लायंस ऑर्डर के तहत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल मैनेजमेंट पे है, उसके साथ स्कूल डिपार्टमेंट में है, पेरेंट्स में है। FDA उसमें सहयोग करेगा। जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे यहाँ ऐसे FDOs वहाँ कंप्लाई नहीं करें, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हम टैकल करते हैं, उनका हैबिट जो स्टैंडर्ड और सेफ फूड के हिसाब से करते हैं, HFSS फूड प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करते हैं, तो उनका ग्रोथ अच्छा होगा और भारत का फ्यूचर अच्छा होगा। क्योंकि भारत का फ्यूचर इन पे डिपेंड है, उनका ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि महाराष्ट्र में लगभग 1,08,000 स्कूल में 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स है। अगर इतना बड़ा इशू है तो हमें उतना ही बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये इसमें सब जो 5 स्टेक होल्डर मैं मानता हूँ, स्कूल, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, स्कूल डिपार्टमेंट और FDA अलॉन्ग विद FBO, ये इन्होंने साथ में मिलकर काम किया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। तो इसमें फेरी वाले तो है ही सर, इसमें कई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट भी है जो जैसे आर्य मिल्क का जो है एजेंसी होता है, तो उसके स्टॉल होते हैं, या फिर झुनका भाकर के स्टॉल होते हैं, और वो स्कूलों के इर्द गिर्द है। और वो तो झुमका भाकर सेल में तो कोई प्रोहिबिट नहीं है, बस HFSS जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने की उसमें लेकिन कुछ और भी चीजें बेची तो जाती जो है। HFSS जो प्रोडक्ट है, हाई फैट वाले, ट्रांस फैट वाले, शुगरी, सॉल्टी, वो नहीं बेचे, बाकी तो उनको जो अलाउ वो तो करे। उस पर एक्शन बिल्कुल होगा, तैयारी है आपकी? क्योंकि FS उसका लाइसेंस जो है या रजिस्ट्रेशन हमें इसमें मिलता है। अगर वो प्रोडक्ट वहाँ बेच रहे तो उनके ऊपर उसका लाइसेंस सस्पेंड होकर कार्रवाई भी हो जाएगी, और जो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे उसी हिसाब से भी कार्रवाई होगी। सर एक सवाल और, आप ये बताएं कि मिलावट करने वालों का क्या नाम सार्वजनिक करने की तैयारी है FDA की? जैसे आपने कहा था कि FDA जो है उसको अब सोशल, आप मेरे नहीं, हम नेमिंग और सेमिंग में बिलीव नहीं करते हैं। इशू ये है कि राइट टू फूड, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट बोला है कि इस राइट टू फूड इज़ अ फंडामेंटल राइट। अगर कोई FBO हो, कोई होटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई डेयरी हो, जहाँ पे अनसेफ फूड पाया जाता है, सब स्टैंडर्ड फूड पाया जाता है, उसका लाइसेंस सस्पेंशन होता है या कैंसिल होता है या उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो यह हम प्रेस रिलीज की तरह ही भेज देते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे प्रेस रिलीज में सब रहता है। उसका पर्पज इतना है कि पब्लिक में अवेयरनेस आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब स्टैंडर्ड आ रहा है, इंस्पेक्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या है ये पता हो, किस हिसाब से जा रहा है। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नेम एंड सेमिंग, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस अबाउट फूड बिजनेस ऑपरेटर। जो भी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सही तरीके से काम कर रही या नहीं कर रही है। कर्मचारियों की कमी महसूस कर रहे हैं सर FDA में? वैसे भी पहले से कर्मचारियों की थोड़ी मुझे कमी लगता है क्योंकि कि जिस मेरा तरीके से आपका एक्शन बढ़ा है। मुझे लगता है कि मेरा प्रिंसिपल से है, मेरा फिलॉसफी है कि जहाँ भी जाऊँ पहले वहाँ का एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करके फिर बाकी चीज़ें देखें। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र की FDA की इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि बहुत बाकी राज्य से कंपेयर में हम अपर लेयर में आते हैं कि वहाँ उतनी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो उसको मैं हाफ एम्प्टी ग्लास नहीं देखता हूँ, हाफ फील्ड ग्लास देखता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसा अभियान जो अब तक FDA के इतिहास में नहीं हुआ, जो आप अभी अपनी योजना बना रहे हैं लोगों के हित में, लोग हितकारी जो योजना है, कोई ऐसा अभियान जो आप प्लान कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में? नहीं, मेरा तो बेसिकली जो मिशन है वो क्लियर है, सेफ फूड और सेफ ड्रग फॉर सेफ महाराष्ट्र। ये करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मेरा यही मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक ही है, एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक ये क्वेश्चन करना सीखे कि हम जो खा रहे हैं वो जरूरी है क्या, जो खा रहे हैं वो स्टैंडर्ड या सेफ है क्या, ये क्वेश्चन करना शुरू करें। उसके साथ उसके इंग्रेडिएंट क्या है ये पढ़ना शुरू करें, तो ये सेफ फूड सेफ ड्रग अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। और यही चीज दवाइयों पर भी लागू होती है। Yes. जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी काफी मनमानी चल रही है। हमेशा ये चीज देखने में भी आती है। बिल की बात करें, दवाइयों की बात करें, नकली दवाइयों की बात उसमें भी करें, बहुत काफ़ी काम हो चुका है। बस ये फूड में ज़्यादा पब्लिसिटी दे रहे हो आप लोग, ड्रग में उतने नहीं दे रहे हो, उसका भी प्रेस नोट आता है, उसको भी ज़रा पब्लिश कीजिए। आप कुछ ड्रग्स पे बताना चाहेंगे आखिरी? आई थिंक ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए
नेक्स्ट टाइम कभी। बिल्कुल। तो तुकाराम मुंडे जी जो साफ तौर पर अपनी बात साफ गोही से रखते हुए ये कहते हुए कि त्योहारों का मौसम है और इन त्योहारों के मौसम में सबसे बड़ा जो फोकस होगा एफडीए का वो फूड पर होगा, क्योंकि तेल से बनी हुई चीजें या फिर दूध से बनी हुई चीजें, ऐसे तमाम सामान हैं, तमाम व्यंजन हैं जो त्योहारों के समय बिकते हैं। गणेश उत्सव का त्योहार हो, नवरात्रि का, दही हंडी का त्योहार हो या फिर 15 अगस्त और रक्षाबंधन, तो ऐसे में एफडीए की जिम्मेदारी लोगों के प्रति बढ़ जाती है और आने वाले समय में एक्शन और ज्यादा तेज एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी का दिखेगा। कैमरामैन सुभाशीष के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।